सो स्टूडेंट्स, टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो ही होते हैं ना ये। तो पहले वाले का नाम होता है प्लेन एंगल। द फर्स्ट वन विल बी प्लेन एंगल एंड द सेकेंड वन विल बी सॉलिड एंगल। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू कि प्लेन पर कैसे एंगल बनता है और थ्री डायमेंशनल बॉडी पर कैसे एंगल बनता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेन एंगल वी जनरली से दैट कि सर ये टू डायमेंशनल प्लेन पे बनता है, तो इसके आगे टू डायमेंशन में लिख देना। और सॉलिड एंगल के बारे में कोई बात करेगा तो नीचे यहाँ पे 3D कर देना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या होता है प्लेन एंगल का मतलब। जनरल सी बात है, हम यहाँ पे एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अपने पास जूनियर क्लासेस से हमको ऑलरेडी नॉलेज रहती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ एंगल। आप कभी किसी लाइन सेगमेंट को, मान लो ये ए लिखा है और ये बी लिखा है, राइट बेटा। लाइन सेगमेंट को क्या करोगे आप, अगर इस लाइन सेगमेंट को आपने रोटेट करा कीपिंग इट्स वन एंड कांस्टेंट, किसी एक पॉइंट को आप फिक्स कर लो। मान लो ए को मैंने फिक्स करके इसको रोटेट करना चाहा, तो यही जो लाइन सेगमेंट है ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ फॉलो करके एक सर्कल बना जाएगा। इतना ही तो काम सोचना है अपन को। तो मान लो ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था। बी पॉइंट वहां से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा हूँ उसको मैं, वो यहाँ पे बढ़ते बढ़ते कुछ इतना पहुंच जाएगा। बी विल कम टू बी डैश पोजिशन। आप कहोगे सर ये सर्कल का एक पोर्शन है तो इसको बोलते हैं आर्क, और 11th का बच्चा उसको क्या बोलेगा, आर्क लेंथ। एम आई राइट? इतनी नॉलेज। So the point B and B dash are subtending some angle at the center, और उस एंगल को बोलते हैं थीटा। और वही थीटा होता है प्लेन एंगल, जिसको थीटा से कहा जाता है। और सॉलिड वाले एंगल को आगे जाके बताऊंगा मैं आपको, इसको ओमेगा से कहते हैं, या कई बुक में इसको डी ओमेगा से लिखा जाता है। डी का मतलब क्या है वो बता दिया जाएगा अभी। कम बैक टू द प्लेन एंगल। तो आपके पास क्या है, एक सर्कल होता है, सर्कल के एक पोर्शन क्या बोलते हैं अपन, आर्क लेंथ बोलते हैं, राइट। अब आप मुझे बताओ, जितना ज्यादा बी बी डैश इस्तेमाल करोगे, द ग्रेटर द आर्क यू विल टेक, आप देखोगे कि उतना बड़ा एंगल अंदर सबटेंड होगा। देखो बड़ा आर्क लोगे तो बड़ा एंगल मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा मैनर होता है कि सर ये जो आर्क लेंथ आप ले रहे हो वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगा किसके, एंगल सबसेंड के। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ये बस एक फंडामेंटल लाइन है अभी के लेक्चर की अपनी। आर्क लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे बताओ सर्कल में इकलौती कौन सी चीज है जो कांस्टेंट होती है। तो बोलोगे सर सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है। आप कहीं से भी मेजर करेंगे तो सर्कल का रेडियस तो वही आने वाला है ना बेटा। तो जब कभी अपन फिजिक्स पढ़ते हैं और कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जाता है तो आप वहां पर क्या लगाते हो, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, आर थीटा। तो ये आर्क लेंथ को एल से देखा जाता है। एल का मतलब हो जाएगा आर थीटा। यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ गया, थीटा इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय आर। या इसको सब्जेक्टिव में लिख देता हूं मैं, तो हो जाएगा प्लेन एंगल का मतलब। ठीक है, प्लेन एंगल का मतलब हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, बोलो, आर्क लेंथ, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, रेडियस। इस पूरे पेज पे केवल एक ही लाइन समझाने के लिए है कि वो सर्कल दिख रहा है, वहां जितना बड़ा आर्क लेकर आओगे उतना बड़ा एंगल यहाँ पे बनेगा। द ग्रेटर द आर्क यू विल टेक, द ग्रेटर द एंगल यू विल मेक। सो दिस इज द अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम और अंडरलाइन फंडामेंटल यू नीड टू स्टडी। आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर डायरेक्ट लिखा होगा थीटा बराबर एल बाय आर। बोलो मेरे साथ, थीटा बराबर एल बाय आर। हाँ, थीटा बराबर एल बाय आर, और ये हो गया आर्क लेंथ। जो मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को जनरली वो ये होता है कि आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना 11th और 12th में, आप रिंग पे बेस, डिस्क पे बेस, सर्कुलर कोई भी टॉपिक, तो वहाँ पे बार बार आपसे ना बेटा ये आर्क लेंथ पूछा जाएगा। तो आर्क लेंथ का मतलब यहीं पे लिख देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज के बाद कभी भी कोई आर्क देखते हो तो बेटा क्या होता है, आर्क के पास एक एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे एल लिखा रहता है और ये आर होता है। तो देखो जहां मेरा मार्कर जा रहा है वहां देखो, आर और थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वही लेंथ, आर की लेंथ बन जाती है। तो आर टाइम्स थीटा ऐसा लिखते हैं इसको। देखो वही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, डाउट है क्या? है ना, ये शॉर्टकट याद कर लो। अपन से आर मांगेंगे तो बोलना सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और टाइम पास खत्म करो, हो गया अपना, इतना समझ में आ गया। तो प्लेन एंगल का मतलब होगा इट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। क्या बोलोगे, इट इज एन, हाँ इट इज एन एंगल, लेट मी लोअर सम वॉल्यूम।
ओके, इट इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ। कहाँ पर सब्सटेंड कर रहा है वो एंगल? सेंटर पे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला सामने आ गया है, तो बोलोगे थीटा इक्वल्स टू होता है एल बाय आर। नाउ आई कैन राइट सिंपली एज एस आई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एस आई यूनिट ऑफ प्लेन, और क्या लिखा है पढ़िए, प्लेन एंगल। ये होता है, याद करना है, इसको बोलते हैं बेटा रेडियन। छोटे बच्चे अपन जब थे ना, तो अपन को एंगल डिग्रीज में पढ़ाया जाता था। मान लो 40 डिग्री हो गया, या 50 डिग्री हो गया, या 60 डिग्री हो गया, या 90 डिग्री हो गया। 10th तक में यहाँ तक का पढ़ते हैं अपन लोग जनरली, राइट। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एंगल, बिकॉज फिजिक्स में एंगल को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करना होता है? यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज द एसआई यूनिट? बोलो। रेडियंस। आरएडी शॉर्ट में बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। अब पहला डाउट दिमाग में आएगा कि सर ये रेडियन क्या है, ये तो बताइए आपको कि हमारी आज तक की जिंदगी में क्या था, हम लोग डिग्री में ही पढ़ते थे, राइट। तो अभी मैं आपको एक कन्वर्जन सिखा दूंगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना होता है, और उसके जो 1 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिक वाले, वो भी अपन कर लेंगे। बट हाल फिलहाल के लिए जो फॉर्मूला है वो याद रखें कि थीटा बराबर कितना होता है। से इट वन मोर टाइम, थीटा बराबर एल बाय आर। इज दिस ओके? ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमसे बोला जाएगा कि रिलेशन बताना है हमें किसका, रेडियन, डिग्री और रेडियन का। तो आप ध्यान रखना, अपना जो चैप्टर है वो कन्वर्जन से रिलेटेड चैप्टर है। हम लोग यूनिट्स कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो देयर विल बी सो मेनी ओकेशंस जहाँ अपन क्या कर रहे होंगे, रिलेशंस पढ़ रहे होंगे अलग अलग क्वांटिटीज़ का। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर लिखा है डिग्री, ठीक है, और क्या लिखा है, डिग्री एंड रेडियन। इज देयर एनी इशू? क्या कभी टीचर को देखा है आपने कि उसने मास की किसी यूनिट का रिलेशन निकाला हो टाइम के साथ? वो तो पॉसिबल नहीं है, तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं अपन। केजी का रिलेशन ग्राम से ही आएगा ना, है ना। मीटर का रिलेशन सेंटीमीटर से ही आएगा। तो ठीक उसी तरह ये दोनों कलेक्टिवली किसको मेजर करते हैं? तो बोलोगे सर जी, एंगल नाम की एक क्वांटिटी है। बोलो, एंगल नाम की एक क्वांटिटी है, उसको एक देश का बच्चा किस में मेजर कर रहा होगा? तो कहोगे डिग्री में, और दूसरे देश का बच्चा किस में मेजर कर रहा होगा? रेडियन में। डिग्री ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सा है? रेडियन है। इज दिस क्लियर टिल दिस टॉपिक? हाँ, लेट्स जंप इनटू फाइंडिंग द रिलेशन। टॉपिक थोड़ा स्लो लेकर जा रहे हैं बच्चे अपन। द रीजन बिहाइंड कि अभी हम नए नए एंटर कर रहे हैं, स्टार्टिंग लेक्चर्स चल रहे हैं, धीरे धीरे पेसअप होगा तो अपन को बहुत मजा आने लग जाएगा। बट अभी आज की क्लास के लिए आपको डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन आना चाहिए। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, आई गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो डिग्री रेडियन में सिंपल सा एक रिलेशन होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर मैं किसी 10th क्लास के बच्चे को बोलूंगा तो बच्चा तुरंत बोलेगा सर जी 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री, राइट। क्या होता है इसका मतलब? 180 डिग्री फ्रॉम ज्योमेट्री। बट द स्ट्रेट लाइन ऑल्सो ऑल्सो गिव अ रेडियन ऑफ एंगल्स इन रेडियन ऑफ पाई रेडियन। यू जस्ट मेक श्योर टू अंडरस्टैंड इट। जैसे 10th के बच्चे के लिए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? 180 डिग्री। वैसे ही 11th के बच्चे के लिए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? बोलो, pi radians. So mathematically you should write that 180 degree is equaling pi radians, right? ये 180 टाइम्स 180 टाइम्स 1 डिग्री लिखा हुआ है बेटा, और ये पाई टाइम्स क्या लिखा हुआ है? 1 रेडियन। बाउंसर गया कि ये वाला लाइन, ये लाइन हमेशा लिखना नहीं है। अभी क्या है, शुरू के लेक्चर चल रहे हैं, सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। सो नाउ आई हैव टू चॉइसेस। बेटा मैं या तो 180 को उधर भेज सकता हूँ थप्पड़ मार के, या मैं पाई को इधर भेज सकता हूँ। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे फॉर्मूले? सो माय फर्स्ट फॉर्मूला विल बी, मैं 1 डिग्री को एक तरफ रखता हूँ, और इधर हो जाएगा पाई डिवाइड बाय, देखो 180 को उधर भेज दिया है सर ने, सो इट शुड लुक लाइक पाई डिवाइड बाय 180, बोलो, into radian. So this is the conversion from whenever teacher will ask you कि बेटा डिग्री से रेडियन में जाना है तो बताइए क्या करना होगा। तो बोलोगे सर क्या परेशानी है, अपन बाजार जाते हैं, बोलते हैं ना कि 10 रुपए के 12 ऑरेंजेस आ रहे हैं मान लो, है ना। तो 50 रुपये से कितने आ जाएंगे? तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना सीधा सीधा।
है ना, यही करते हैं ना छोटी जूनियर क्लासेस में। तो वैसे ही मान लो 1 डिग्री की वैल्यू इतने रेडियन है, तो 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 टाइम्स 1 डिग्री कर देंगे ना बेटा, ये लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ पाई बाय 180 रेडियंस। परेशानी जा रही है क्या, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आ रही। तो ऐसे ही किया जाता है। आई विल गिव यू क्वेश्चन, डू नॉट वरी, बट लेट्स लुक एट द सेकंड फॉर्मूला। व्हाट, क्यों ना मैं यहाँ पे पाई को इधर भेज दूं, है ना, ये भी तो काम कर सकता हूँ, अगर ये इधर जाएगा तो ये भी इधर आ सकता है। सो इन द सेकंड केस आई कैन राइट इन द लेफ्ट हैंड साइड 1 रेडियन विल स्टार्ट टू लुक लाइक 180 डिवाइड बाय पाई टाइम्स ऑफ डिग्री। तो देर आर ओकेशन जब आपको कहाँ से कहाँ जाना होगा, रेडियन से कहाँ जाना होगा, डिग्री में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So whenever there is a need of converting from degree to radian, then you will use this formula, and whenever there is a need of converting from radian to degree, we'll use this formula. That's it. अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मुझे करके बताना, फटाफट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, इसे नोट करना हो तो नोट अभी व्हेन आई गिव यू थिंग्स, नोट्स मिल जाएं क्लास के बाद, देन यू विल नोट इट डाउन। सो फटाफट कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट दे आर विल बी जस्ट, जब कन्वर्जन है ना, तो पहला अपन कन्वर्जन क्या करने जा रहे हैं, लुक एट द बोर्ड। कन्वर्जन पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, है ना। सो कन्वर्जन फ्रॉम, डिग्री के टर्म्स दिए रहेंगे, डिग्री टू रेडियन, विद इन मिनट्स करके दिखाना है इसको, डिग्री टू रेडियन। ठीक, इफ टीचर सेज यू इन द फर्स्ट पार्ट हमको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है बच्चे रेडियन के अंदर, 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा। इन द सेकेंड पार्ट वो बोलेगा 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, कितने रेडियन के बराबर होगा। ठीक, सिमिलरली थर्ड पार्ट में अपन को 60 डिग्री, ये वो एंगल्स दे रहा हूँ जो आपको थोड़े बहुत 10th क्लास में जानकारी होती है। फोर्थ पार्ट में चलो 90 को ले लेते हैं, 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, वो डैश लिखा हुआ है। और एट लास्ट आपके पास कितना हो जाएगा, बोलो 180 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा। राइट, तो बोलोगे सर समझना बहुत आसान है, वाई नॉट यूज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर 1 डिग्री, बोलो, अगर पाई बाय 180 रेडियन, सोचो 1 रुपए में इतने रेडियन आते हैं, तो 10 रुपए में कितने आएंगे, बोलो सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट, सिमिलरली 30 का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर करना क्या है, 30 लिखना है और 1 डिग्री की जगह पे क्या कर देना है, बोलो, है ना, 1 डिग्री की जगह पे हो जाएगा पाई बाय 180। सॉल्व करके बोलो, 36 हो जाएगा यहाँ पे। सो इट शुड बी पाई बाय 6। तो आप ना मैथ्स के सर को बार बार सुनोगे 11th में आने के बाद कि एंगल दिया हुआ पाई बाय 6 रेडियन, तब तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पाई बाय 6 का मतलब होता है 10th क्लास के बच्चे के लिए, बोलो 30 डिग्री। सिमिलरली आपको यहाँ 45 डिग्री दिख रहा है, सो बेसिकली ये 45 डिग्री नहीं है बेटा, ये 45 टाइम्स 1 रेडियन है। सो यू विल राइट लाइक दिस, 45 इंटू पाई बाय 180, कितना हो जाएगा ये, 45 चला जाएगा ये तो, हाँ, पाई बाय 4 रेडियंस। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ रेडियंस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अपना काम चल रहा है यहाँ तक। 60 डिग्री की बात करेंगे तो 60 इंटू 1 डिग्री चल रहा होगा। राइट बेटा, तो 60 इंटू पाई बाय 180, इज दिस ओके। हटा लो इसको, यहाँ पे हो जाएगा 3। आई कैन राइट पाई बाय 3 ऑफ रेडियन। इन दोनों को करके बताइए फटाफट। सिमिलरली आई कैन राइट 90 टाइम्स 1 डिग्री। बट तो अब तो ये तो बड़ा ही आसान सा लग रहा होगा, क्योंकि एक बार अपन जब थ्योरी दिमाग से पढ़ लेते हैं तो अपन को क्वेश्चंस करना उतना ही इजी लगने लगता है। सो इट शुड बी पाई बाय 2 रेडियन। यहाँ कितना हो जाएगा, इट इज़ 180 डिग्री। सो आई विल राइट 180 इंटू वॉट आई विल राइट, पाई बाय 180, है ना। सो हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी, पाई रेडियंस। इज दिस ओके? Right, very good. You will note it down once I give you the notes. Okay, right students? So let's move on. There will be questions जब आपको रिवर्स करके पूछे जाएंगे, तो ये आप घर पे कर लीजिएगा। मैं कुछ लिख देता हूँ क्वेश्चंस। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन फ्रॉम, हमें अब बेटा रेडियन में वैल्यू दे रखी रहेगी, रेडियन टू डिग्री। इज दिस क्लियर? रेडियन टू डिग्री। तो लेट्स से मैं पहली बार पूछ लेता हूँ आपसे, पाई बाय 6 रेडियन कितने डिग्री में होगा, है ना, कितने डिग्री में होगा। सिमिलरली अब मैं आपसे पूछूं
π/4 रेडियन कितने डिग्री का होगा, ये कर लेना आप फटाफट, ठीक है। π/3 रेडियन कितने डिग्री का होगा, तो बोलोगे सर ये भी बन जाएगा मुझसे। फोर्थ वाला अपन कर लेंगे, π/2 रेडियन कितने का होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली द फिफ्थ पार्ट, पाई रेडियन कितने का होगा, राइट। तो करने की बात पे अपन बस फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है फॉर्मूला। अभी मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यूज करा, अब सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा। एक रेडियन किसके बराबर आ रहा है, देखो, वाह। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग ये 1 π/6 रेडियन है ना, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 6 से कट कर लो इसको, कितना हो जाएगा, है ना। और रेस्ट ऑल यू विल डू इट। ऑल राइट क्लास, so now students let us now start with the new topic, next topic I can say, it will be solid angle। तो अनलाइक द प्लेन एंगल पार्ट, प्लेन एंगल में क्या हो रहा था मुझे बताओ। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये एक आर्क की तरह काम कर रहा था, इस आर्क की वजह से अंदर एक एंगल बन रहा है। किसी के पहले अगर डी लिखा होता है, इसका मतलब होता है ये उसकी स्मॉल वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू है ना। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल वैल्यूज या डिफरेंशियल टर्म ऑफ द एंगल। तो डी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैथमेटिक्स से भी शुरू होगा आपका कैलकुलस पार्ट, तो डी समझ में आ जाएगा। अभी समझ लो कि ये एक स्मॉल एंगल है, राइट। क्या बोलोगे इसको, एक स्मॉल एंगल। सो दिस इज आर्क, ये आर्क की वजह से अंदर एंगल मिल रहा है, तो आर्क भी बेटा एंगल भी बिल्कुल प्लेन पे ही होगा ना वो तो। बट थिंक अबाउट अ कंडीशन, हम लोग अभी समर्स में वो वाटरमेलन परचेस करके लाते हैं, तो वो लोग हमको एक कोन कट करके देते हैं ना, बोलते हैं देखो साहब बहुत मीठा है, बहुत ही बढ़िया है, ले जाइए घर पे सबको खिलाइए। तो वो एक स्फीयर से कट कर रहे होते हैं, लुक एट हियर इन द राइट साइड। वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, एक स्फीयर से कट कर रहे होते हैं। तो जब सॉलिड स्फीयर से अपन कोई पोर्शन कट करेंगे इस तरह का, है ना, जैसे मान लो वाटरमेलन, तो वो पोर्शन बेटा एक इस तरह का, वो इस तरह का एक एंगल, सरफेस का एंगल बना कर देगा। बात समझ रहे हो। तो प्लेन से क्या बनता है, प्लेन पर प्लेन एंगल बनता है, और किसी सरफेस से क्या बन जाता है, तो बोलोगे सर वहां से सॉलिड एंगल बनता है। क्या बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा। तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, ए। तो जो छोटा सा एरिया आप काउंट करोगे उस एरिया को बोलोगे डी है। डी स्टैंड्स फॉर द स्मॉल एरिया विच वी आर अज्यूमिंग हियर। तो एंगल स्मॉल कितना हो जाएगा, ओमेगा के पहले क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। डी का मतलब होता है डिफरेंशियल टर्म लगाई जा रही है, राइट। तो इफ टीचर सेज यू प्लेन एंगल क्या होता है, तो बोलोगे सर हमको अब भी पढ़ाया गया है 10 मिनट पहले। प्लेन एंगल का मतलब होता है सामने क्या होता है, आर्क लेंथ। क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय क्या करते हैं, उसको अपन लोग रेडियस करते हैं। तो प्लेन एंगल का मतलब होता है थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। इज दिस ओके। सिमिलरली हमारे पास जो सॉलिड एंगल का टर्म आता है, दिस इज सॉलिड एंगल रिटर्न ओवर हियर। सॉलिड एंगल का मतलब हो जाएगा, देखो प्लेन वाले के सामने लाइन रहेगी ना, तो सॉलिड एंगल किससे बन रहा है, देखो मैंने ये रेड रेड से शेड करा हुआ है, हाँ, तो ये सामने एरिया रहेगा इसके। क्या रहेगा, एरिया। और नीचे आर की जगह पे आर का क्या करना होगा आपको, स्क्वायर करना होगा, बिकॉज ऊपर भी मीटर स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए और नीचे भी मीटर स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए, ताकि अपन आगे जाके बोल सके कि इसकी यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है ये। क्या होता है ये, यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। एसआई यूनिट है ना, तो मुझे बताओ प्लेन एंगल का यूनिट कितना होता है, याद आ रहा है आपको, आज ही बताया है मैंने। वेरी गुड। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियंस। तो यहाँ पे आपको उसके पहले स्टे लगाना है, स्टे रेडियन। क्या बोलोगे सर जी, स्टे रेडियन, और शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं एस टी आर, ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है। तो उतनी टेंशन मत लो, स्टे रेडियन कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो आज हमने दो बातें सीखी कि सर अगर कोई आर्क एंगल बनाएगा तो प्लेन एंगल बनेगा, और वो 2 डायमेंशन में बनता है। और जब अपन लोग वाटरमेलन परचेस करने जाते हैं, तो वो देखा होगा आपने, वो कट करके देता है पेरेंट्स को हमारे, मैडम ये देखो बढ़िया सा है, रेडिश है, देखा होगा ना अपन ने वाटरमेलन कट कैसे करते हैं, वो लोग चारों एंड से उसको कट करते हैं। तो वो सरफेस कैसी भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे सर्कुलर ली है, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, ये क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। देखो यहाँ पे एक डीए नाम का सरफेस दे रखा है, तो ये सरफेस जो एंगल प्लॉट कर रहा होगा सेंटर पे, वही इसी के बारे में बात हो रही है। देखो ना बेटा, ये दिख रहा है आपको, एक एरिया रेड से बना रहा हूँ, तो इसकी एक परछाई अंदर दिख रही है आपको, वो परछाई का नाम क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा, डी डी ओमेगा उस परछाई का नाम हो जाएगा, ओके।
कोई परेशानी? So students, let us now quickly write the definitions of plane angle and solid angle. It's very important to write here. So जैसे मैंने आपको बोला plane angle, ठीक है, तो क्या बोलोगे? It is a ratio of, बोलो, it is a ratio of arc length, ठीक है, to the radius of सर्कल r. दैट्स इट. कितना होता है? थीटा इक्वल्स टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस. यही पढ़ाया हुआ है मैंने आपको. सिमिलरली कोई बोलेगा आपसे भैया व्हाट इज सॉलिड एंगल, तो इसको डी ओमेगा से देखा जाता है. और आपको मालूम है कि डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा, सामने एरिया कितना हो जाएगा? एरिया डिवाइड बाय आर का स्क्वायर. तो इसको बोलते हैं बेटा इंटरसेप्टेड एरिया. क्या कहोगे? इंटरसेप्टेड एरिया. तो इसको लिख सकते हैं अपन, इट इज द रेशियो ऑफ, बोलो, हाँ, गुड, इंटरसेप्टेड एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ रेडियस. हाँ, साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन ही पढ़ते चल रहे हैं ताकि अपना थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, अपने टेस्ट वगैरह में अच्छे मार्क्स आते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. बेटा हमको जनरली इस अपने सिलेबस पे ना मेजरमेंट किस किस का पढ़ना है? मेजरमेंट हमारे को लेंथ का पढ़ना है इन डिटेल में. आपको आगे जाके मेजरमेंट ऑफ मास कराया जाएगा जिस पे बेस कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स होते हैं. और मेजरमेंट ऑफ टाइम है तो उसको मैं, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल है, इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो अपन को इतना टेंशन नहीं लेना. द ओनली थिंग विच रिक्वायर्स अवर अंडरस्टैंडिंग इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. राइट. तो बोलोगे सर एग्जैक्टली मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? तो मेजरमेंट का मतलब ये हो जाता है कि मान लो मैं आज आपकी क्लास में पढ़ाने के लिए आता हूँ और बोलता हूँ कि बेटा मेरा ये वुडन का स्केल है, इस पर कोई नंबरिंग नहीं डली हुई है, आप इसकी लेंथ मेजर करके लाओ. मेरे पास वुडन का एक लीनियर रॉड है. सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर हम इसके पास ना वो अपनी वुडन वाली स्केल को रख देंगे, या जो भी हमारी स्टैंडर्ड स्केल होती है उसको रख देंगे. देखा होगा आपने इस तरह की स्केल, या कोई चौक पीस को अपन को क्या करना हो, मेजर करना हो. तो ये रहा हमारा चौक का पीस. और ये क्या हो जाएगा? आपके जो बैग में रूलर रखा होता है, राइट. एंड आई एम गोइंग टू मेजर इट. तो अभी तक तो डेफिनेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं था अपन लोगों को, बट अभी अपन डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या मतलब निकल रहा है. 0 लिखा रहेगा बेटा, 1 लिखा रहेगा, मान लो 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर समवेयर ये 2.4 इसकी लेंथ आ रही है मेरे पास, राइट. फॉर एग्जाम्पल इतनी लेंथ मुझे मिल रही है, राइट. तो कहने का मतलब क्या है कि आप मार्केट जाके एक स्टैंडर्ड लेकर आए थे, राइट बेटा. और ये क्या है आपके पास? फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको मेजर करना है. सो मेजरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? डेफिनेशन वाइज बोलो मुझे एक बार. इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द, बोल बेटा, प्रोसेस ऑफ हाँ, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग हाँ, बिल्कुल सही. कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. इज दिस क्लियर? ओके. सो आई होप सो हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो क्या है पता है? डायरेक्टली आपको कॉपी में लिखना है कि सर जी अपन लेंथ को पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ. कोई परेशानी यहाँ तक? इसको 2 बार से मेजर करना, 2 बार स्टडी करना होता है. एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, one methods are indirect and the second one are direct methods. indirect मेथड होते हैं और क्या हो जाते हैं? डायरेक्ट मेथड. सो नाउ वी आर स्टडिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हमें बच्चों ये 2 बार पढ़ना होता है. एक इनडायरेक्ट मेथड होता है और एक डायरेक्ट मेथड होता है. डायरेक्ट का मतलब वो सिंपल सा लॉजिक होगा जो मैंने आपको बताया, दैट इनडायरेक्ट मेथड आपके पास कोई लेंथ होती है जो आप मेजर कर सकते हो किसी फिजिकल न्यूमेरिकल यूनिट से, ठीक है. आप डायरेक्ट उसको क्या करोगे? मैट्रिक वैल्यू से उसको कंपेयर करना शुरू कर दोगे और बोलोगे सर डायरेक्ट मेरा आंसर आ रहा है. सो दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड.
नाउ थिंक अबाउट अ सिनारियो कि हम लोग अर्थ पर बैठे हुए हैं, राइट बेटा। हम अर्थ पर बैठ के चाहते हैं कि किसी और प्लेनेट का हमको डायमीटर मालूम चल जाए, क्या इसका डायमीटर है। तो वहां तक जाएंगे थोड़ो अपन लोग, जैसे वीनस पे जाओगे तो वहां पे तो इतना टेम्परेचर ज्यादा है और एसिड की रेन होती है, तो जा थोड़ी पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको मालूम है ना कि डायमीटर कितना है इस बेचारे का। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मालूम है अपन को डायमीटर, राइट। सिमिलरली आप अर्थ पे ही बैठे हो, कहाँ बैठे हो बेटा, अर्थ पे ही बैठे हो, और मान लो आपके पास मून आ गया, तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या लार्ज बॉडी तक का डिस्टेंस भी तो कैलकुलेट करना होता है कि भाई हमसे तुम्हारे तक का डिस्टेंस कितना है ना, कितना डिस्टेंस है ना हमारे से तुम्हारे तक का डिस्टेंस कितना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक, नहीं। तो इस तरह के इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम क्या करते हैं, अर्थ पे कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स रख लेते हैं और वहां से एंगल्स को प्लॉट करते हैं, उस एंगुलर मेजरमेंट को ही कहते हैं अपन पैरेलैक्स मेथड, राइट। सो स्टूडेंट, टू अंडरस्टैंड फाइंडिंग द डायमीटर एंड फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट और द मून, हमें एक मेथड को पढ़ना है, एंड दैट मेथड इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलोगे इसको, पैरेलैक्स मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेलैक्स मेथड, ऑलराइट। सबसे पहले तो आप अपने वॉल पे या नोटबुक पर अगर आप एक पॉइंट बनाते हो बेटा, है ना, एक पॉइंट बनाते हो ब्लैक डॉट से, है ना, पेंसिल या पेन से एक पॉइंट बनाते हो, और लेट से उस पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट कह देते हो। बोलो सर ये रखा है मेरा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप एक बार अपने लेफ्ट आई से देखो और राइट आई को बंद कर दो। बोलो, लेफ्ट आई से देखो, राइट आई को बंद कर दो, फिर राइट आई से देखोगे और लेफ्ट को बंद कर दोगे, तो आपको दोनों बार उसकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज दिखाई देगी, हाँ या ना, बिल्कुल दिखाई देगी। भले हमारी आई बिल्कुल भी करेक्ट क्यों ना हो, दोनों आंखों से देखते हैं तो हमको डेप्थ पता चल जाती है, भगवान ने ऐसा बनाया बायोलॉजिकली अपन को। बट द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट एंड राइट आई इज नोन एज पैरेलैक्स। हमारी दोनों आंखों के बीच का जो एंगल बन रहा होता है उसको बोलते हैं थीटा, एंड दिस थीटा इज नोन एज पैरेलैक्सियल एंगल। ठीक है, क्या बोलोगे, पैरेलैक्सियल एंगल। और लेफ्ट और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस बन जाता है उसको बी कहा जाता है, और बी स्टैंड्स फॉर बेसिस, जितना उनके बीच में बेस बना हुआ है। लेफ्ट आई से लेके ऑब्जेक्ट तक और राइट आई से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो दोनों के दोनों सेम होंगे। और बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला, वो फॉर्मूला लगने लग जाएगा। इसको बच्चे वो डिस्टेंस डी बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे, डिस्टेंस डी। इज दिस क्लियर। तो पैरेलैक्स का मतलब क्या निकल कर आ रहा है, तो बोलोगे सर इसका मतलब हो जाएगा द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज viewed from when it is viewed from one eye with, है ना, by closing, क्या करते हैं, by closing the other eye। पैरेलल शिफ्टिंग को बोलते हैं बेटा पैरेलैक्स। क्या लिखूंगा मैं, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा ये, राइट। अब मुझे बताओ, आज की क्लास में सर ने आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताई थी कि बच्चे ये होता है एंगल, इसके सामने ये हो जाता है आर्क। क्या हो जाता है, आर्क। और ये क्या हो जाएगा, रेडियस। याद है अपन को ये, हाँ ना बोलो, याद है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे थीटा कितना आया था 10 मिनट पहले, बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ, वेरी गुड। थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर का टर्म था, लॉजिक याद है तो अपना काम हो गया। अब ये भी वही उस टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे अंदर एंगल जो बन रहा है वो कितना हो जाएगा, सिमिलरली, हाँ, थीटा किसके बराबर आ रहा है, बोलोगे सर सामने क्या लिखा है, बोलोगे बी, है ना, और रेडियस के नाम पे क्या लिखा हुआ है, डी। इज दिस क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई मारने, हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, ये आर्क है, सर्कल का पोर्शन है ना।
राइट। एट एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस, व्हेन यू ऑब्जर्व एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस, यहाँ पर जब बड़ा वाला d बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपके बेसिस के, देन यू कैन राइट दिस। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन, बिकॉज इस पूरे मेथड का नाम क्या है, बोलो क्या नाम है। नहीं, ये किस किस कैटेगरी में पढ़ाई गई हैं आपको, तो बोलोगे सर जी ये आपने इनडायरेक्ट मेथड के कैटेगरी में पढ़ाई है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट में हम लोग को कहीं कहीं पे अप्रोक्सीमेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो लुक एट द फॉर्मूला हेयर, यहाँ पे थीटा कितना लिखा हुआ है, b/d लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होगा आपको बेसिस गिवन होगा और ये डिस्टेंस d का टर्म पूछ लेंगे, कई बार ये दिया होगा और ये पूछ लेंगे, बात समझ रहे हो। और ये जो एंगल होगा इसको, हाँ ये जो एंगल होगा इसको अपन को हमेशा किस में यूज़ करना होता है, आपको आज मालूम चल चुका है, एंगल शुड बी रिटन इन रेडियंस। ये पूरा पैरेलक्स कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपका डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो किससे, बेसिस से। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलक्स। पैरेलक्स इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम वन आई बाय क्लोजिंग द अदर आई। तो हम लोग रियल लाइफ में पहले से रोज देखते हैं, आप मान लो पेंसिल से डॉट लगा लो कॉपी के ऊपर और अपनी लेफ्ट राइट से आई से उसको देखो, आपको अलग दिखाई देगा, राइट चेक करोगे तो हल्का शिफ्ट होकर दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। इसका जो फंडामेंटल है वो ये वाले प्लेन एंगल से निकाला गया है और ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एस को हम देख रहे हैं बेटा, एस को क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। अर्थ के दो अलग अलग पोजीशन से, मान लो से ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट कितना दूर बैठा है, तो क्या बोलोगे, सर जी ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है d डिस्टेंस दूर। इज दिस क्लियर। और ये अपना मान लो लेफ्ट आई हो गया, ये मान लो अपना राइट आई हो गया, तो मान लो एक एक अलग कंट्री दूसरी एक अलग कंट्री, इन दोनों से इसको देखा गया है बेटा, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, b हो गया। b स्टैंड्स फॉर, तो बोलोगे सर बेस होता है, तो बेसिस कहते हैं, d हो जाएगा। जो फंडामेंटल आपको सिखाया गया है वही तो लिखना है बस। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सामने क्या लिखा है b। हाँ वेरी गुड, दिस इज सिंपली योर पैरेलक्स। कोई परेशानी।